तो मेरे बेटा अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। मैं आपको कुछ फॉर्मूले रिकॉल करा दूं। नंबर 1, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है -Gm1m2/r। ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो मासेस की है, जब दो मास एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसका सिंबल है v वो होता है -Gm/r। ग्रेविटेशनल फील्ड जिसका सिंबल है E वो होता है Gm/r², जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि बेटा न्यूमेरिकली ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। फिर सैटेलाइट से जुड़े हुए एनर्जी के कुछ फॉर्मूले याद कर लो। सैटेलाइट से जुड़े हुए चाहो तो वीडियो एक बार और रिवाइज कर लेना। सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी होती है -Gmem। अर्थ के चारों तरफ घूम रही है तो me, किसी और प्लेनेट के चारों तरफ है तो उसका मास Gmem/r। सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी होती है Gmem/2r। r क्या है? सैटेलाइट की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस। और टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट होती है बेटा -Gmem/2r। यानी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी न्यूमेरिकली सेम है, बस काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है और टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। इसके अलावा सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी होती है Gmem/2r। बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब है, वो जब न्यूमेरिकल आएगा बाइंडिंग एनर्जी का कोई, तो उस समय मैं इसके बारे में और समझाऊंगा, क्योंकि जो हमारी वीडियो में डेरिवेशन है उस डेरिवेशन में हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी तो निकाली भी है, बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं, आई नो इट वेरी वेल। तो उसका जब न्यूमेरिकल आएगा बाइंडिंग एनर्जी का तभी बता दूंगा। तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 30, कल तक डीपीएस कंप्लीट हो जाएगा। कल तक डीपीएस उम्मीद है कंप्लीट हो जाएगा। परसों ग्रेविटेशन के डाउट होंगे, कल और परसों का मतलब नेक्स्ट कमिंग वर्किंग डेज। तो ये कह रहे हैं कि दो मास 1 kg और 1000 kg आर 1 मीटर अपार्ट। दो मास हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल एट द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देम। जोड़ने वाले लाइन के मिड पॉइंट पर, यानी कि 0.5 मीटर तो यहां से, 0.5 मीटर यहां से, ये जो पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल बताइए और ग्रेविटेशनल फील्ड बताइए। देख बेटा, सबसे पहले इस वाले मास का के कारण पोटेंशियल, मास के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला है -Gm/r। -Gm/r, मास है 1, r है 0.5। ठीक है बेटा, ये तो है पहले मास के कारण पोटेंशियल। अब इस मास के कारण पोटेंशियल वो है -Gm/r। m है 1000, r की वैल्यू है 0.5, तो ये हो गया। ये इस वाले मास ने जो पोटेंशियल बनाया और इस मास ने जो पोटेंशियल बनाया, दोनों को ऐड कर दो, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कैलकुलेट कर लेना, जी की वैल्यू रख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा पार्ट अब आता है सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड। अब मेरी बात सुनो, ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। यदि आपको पहले दिन का याद हो, मैंने कहा था ग्रेविटेशनल फील्ड 1 किलोग्राम पर लगने वाला फोर्स है। अब यदि ग्रेविटेशनल फील्ड 1 किलोग्राम पे लगने वाला फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक फोर्स है, तो फोर्स तो एक वेक्टर है। तो मान लो मैं पूछूं कि यहाँ दो फील्ड कौन कौन से होंगे, E1 और E2, पहले अलग अलग निकालो। फील्ड का फॉर्मूला है Gm/r²। Gm/r², तो इस वाले मास के, इस चार्ज के कारण, इस मास के कारण जो फील्ड होगा वो होगा G1/0.5²। G की वैल्यू आप रख लेना 6.67 × 10⁻11। 1 kg ने जो यहाँ फील्ड बनाया और 1000 kg ने जो यहाँ फील्ड बनाया, वो Gm/r², मास हो जाएगा 1000, r हो जाएगा 0.5। आज भी आधे टाइम न्यूमेरिकल और आधे टाइम थ्योरी नहीं रुकने देने की प्रॉपर्टी तो मैटर की। तो ज्यादा देर नहीं लगेगी, करीब 35-40 मिनट हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद मैं आपको वीडियो भेज दूंगा आगे पढ़ने के लिए।
ये दो फील्ड है। अब क्वेश्चन आता है कि जो नेट फील्ड निकलेगा वो इन दोनों का सम होगा या डिफरेंस। देख, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में यानी एक मास हो, दो मास हो, तीन मास हो, सबके पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे, कोई डायरेक्शन नहीं होती। जबकि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन इंक्लूड होगी। एक बात बताओ, यदि मैं यहाँ 1 kg रख दूं तो 1 kg को ये 1 kg अपनी तरफ खींचेगा, जितने फोर्स से खींचेगा वही E1 है, और 1 kg को 1000 kg अपनी तरफ खींचेगा, जिस फोर्स से खींचेगा वही E2 है। ग्रेविटेशनल फील्ड 1 किलोग्राम पर लगने वाला फोर्स है, इस 1 kg पर जितना फोर्स लगेगा वही फील्ड है। तो तुमसे कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 1 किलोग्राम रख दे तो उस पर लगने वाला फोर्स निकालना है। तो ये रखा नहीं है कोई, हम सोच रहे हैं कि यदि यहाँ कोई 1 किलोग्राम मास होता तो उस पर कितना फोर्स लगता। जो 1 किलोग्राम पे फोर्स लगता उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते। तो मैंने इमेजिन कर लिया कि यहाँ 1 किलोग्राम है, 1 को उसने अपनी तरफ खींचा E1 फोर्स से, फील्ड एक फोर्स है। यदि किसी और मास पे फोर्स लगे तो उसे फोर्स कहते हैं, 1 किलोग्राम पे फोर्स लगे तो उसे फील्ड कहते हैं। और 1000 kg ने जो इसे पर फोर्स लगाया वो E2 है। अब दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट जो है वो उन दोनों का डिफरेंस होता है। तो आप बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। और नेट फील्ड, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी यदि पता चल सकती है तो बता दो। तो यहाँ E2 बड़ा है E1 से, और नेट फील्ड हमेशा बड़े की डायरेक्शन में होता है, तो बड़े की डायरेक्शन का मतलब E2 की डायरेक्शन में होगा नेट फील्ड। अब E2 की डायरेक्शन हम ऐसे नहीं लिखेंगे इन डायरेक्शन ऑफ E2, हम कहेंगे नेट फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड 1000 kg, ये है टुवर्ड 1000 kg। आंसर आ जाएगा मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 31, a rocket is fired from the surface of earth toward the sun, find the location where net gravitational field is 0। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट इज 0। ये है अर्थ, इस तरह का पहले भी आ चुका है। ये है सन, एक रॉकेट को अर्थ से सन की तरफ भेजा गया। वो कह रहे हैं किस जगह पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मान लो रॉकेट का मास स्मॉल m है, अर्थ का मास me है और सन का मास ms है। मेरे रॉकेट को अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, मेरे रॉकेट को सन अपनी तरफ खींचेगा। जहां ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे वहीं पर ही नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अर्थ का मास दे रखा है उन्होंने 2 इन कितना 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। सन का मास दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 30, और अर्थ से सन की डिस्टेंस r दे रखी है 1.5 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। होने को करवा चुका हूं, पहले बताओ इस रॉकेट को अर्थ कितने फोर्स से खींचेगी। g मास ऑफ रॉकेट, मास ऑफ अर्थ अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं इस डिस्टेंस को x मान लेता हूं जिसे निकालना है। अब रॉकेट को सन कितने फोर्स से खींचेगा। g मास ऑफ रॉकेट, मास ऑफ सन अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि जब ये पूरा r है और ये x है तो ये बचेगा r माइनस एक्स। ये दोनों अपोजिट तो दिख ही रहे, इक्वल और होने चाहिए, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। यदि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब एक रॉकेट का मास कट गया दोनों तरफ से, जी कट गया दोनों तरफ से, अर्थ का मास गिवन, सन का मास गिवन, आर की वैल्यू गिवन। अर्थ का मास गिवन, सन का मास गिवन, आर की वैल्यू गिवन। तो वेरिएबल कौन सा है, सिर्फ x। और यदि सिर्फ x वेरिएबल है तो यहां से फाइंड कर लेना सिर्फ x। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 32। मैं भी फॉर्मूले बिता नहीं रहा क्योंकि बीच में आपको फॉर्मूले देखने पड़ सकते हैं, तो अभी देख लो, बाद में याद हो जाएंगे जब 2-4 बार अप्लाई करोगे।
मेरे बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहे हैं बेटा ये calculate gravitational intensity and potential at the location which is from the surface of earth at a height 4 times of the radius. अर्थ सरफेस से अर्थ की रेडियस है आर ई, उससे कितनी ऊंचाई पर 4 आर ई, वो कह रहे हैं अर्थ की रेडियस के 4 गुना हाइट पर। हाइट अर्थ के सरफेस से नापी जाती है। यहां पर पोटेंशियल बताइए और ग्रेविटेशनल फील्ड बताइए। मेरे बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला है -G_me/r और ग्रेविटेशनल फील्ड है G_me/r²। अब क्योंकि अर्थ की बात हो रही है तो इसलिए मैंने मास ऑफ अर्थ ले लिया, स्मॉल m की जगह m ही ले लिया। अब मेरे बेटा r क्या लेंगे? r होती है जिस पॉइंट पर फील्ड या पोटेंशियल निकालना है उसकी सेंटर से डिस्टेंस। सेंटर से डिस्टेंस re + 4re, तो ये होगा 5re। कितना होगा? 5re। तो स्मॉल r की वैल्यू हो गई 5re। अब इसके अंदर गिवन क्या क्या है? re गिवन है, g गिवन है और me गिवन है। तो अब re, me और g में लिख नहीं रहा, आपको मालूम है शीट में जब गिवन है तो आप रख दोगे G_me और re, G_me और re। अब क्वेश्चन ये है पोटेंशियल की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, फील्ड की डायरेक्शन होती है। यदि आप बता सकते हो तो बताना चाहिए। तो कई बच्चों को मैं सीखने का तरीका बता रहा हूं। आप ये मान लिया करो कि ग्रेविटेशनल फील्ड 1 किलो पे लगने वाला फोर्स है। आप ये इमेजिन करो कि यदि मैं इसे यहां 1 kg रख दूं, बार बार कह रहा हूं कि कोई 1 kg है नहीं यहां, यदि रख दूं तो अर्थ उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? तो अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ खींचेगी और जो 1 kg पे फोर्स लगेगा वही फील्ड है, यानी फील्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। और यदि फील्ड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ होगा तो यहां पे लैंग्वेज में लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 है फाइंड गेन इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन मास m इज टेकन टू द हाइट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। यदि अर्थ की रेडियस है re, हम अर्थ सरफेस से अर्थ की रेडियस का 3 गुना यानी 3re हाइट पर चले जाए तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा? जो mgh है वो स्मॉल हाइट के लिए लगता है, ये मत भूलना। वो इस क्वेश्चन में यही दिखाना चाह रहे हैं। यदि मैं अर्थ सरफेस से इतना ऊपर चला जाऊं कि अर्थ की रेडियस के 3 गुना 3 टाइम्स के बराबर ऊपर चला जाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बढ़ेगी? तो पहले बताओ पोटेंशियल एनर्जी का असली फॉर्मूला क्या है? -Gm1m2/r। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी है -Gme/re। m1 है मास ऑफ अर्थ, m2 है वो मास जिसे ले जा रहे हो, और re है दोनों की डिस्टेंस। जब हाइट पे चले गए तो -Gmem/4re, क्योंकि m1 है मास ऑफ अर्थ, m2 है मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे मैं ले जा रहा हूं, और r क्या होता है? अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस। तो जब ये 3re और ये re तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस 4re। तो वो कहते हैं कितना राइज हो गया? राइज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइट पर हमेशा ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, ज्यादा में से कम को माइनस कर दो तो ज्यादा है -Gmem/4re और कम है -Gmem/re। इनको माइनस कर दो तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। Gmem/re कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा यहां से -1/4, यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। तो ये आ जाएगा 3/4 Gmem/re। लेकिन पहले भी कई न्यूमेरिकल में कैपिटल Gme की वैल्यू स्मॉल g/re² रख सकते हैं। कैपिटल Gme की वैल्यू होती है बेटा स्मॉल g × re², क्योंकि स्मॉल g का फॉर्मूला है Gme/re²। तो एक पावर कैंसिल हो गई नीचे से,
और आंसर आ गया 3/4 mgre। क्या आंसर आ गया बेटा? 3/4 mgre। और ध्यान रहे पोटेंशियल एनर्जी ये स्केलर है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड ये वेक्टर है, इनकी डायरेक्शन होती है। कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको समझा ही दिया कि जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है वहां इमेजिन कर लो कि 1 kg रखा है, और फिर ये हिसाब लगाओ कि यदि 1 kg रखा है तो उस पर किधर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। अगला न्यूमेरिकल मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 34। What is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of Earth? ठीक है, in orbit at altitude 2r। वो कह रहे हैं कि अर्थ सरफेस पर एक बॉडी है जिसका मास है m, अर्थ का मास है m और अर्थ की रेडियस है r। ध्यान से सुनना, इसमें मैं एक के दो न्यूमेरिकल बनाऊंगा, एक के दो बनाऊंगा, दोनों में अंतर देखना। ये कह रहे हैं कि एक बॉडी यहां पर है, यहां से हमें भेजना है ऊंचाई पर। ऊंचाई पर भेजना है, कितनी हाइट पर भेजना है बेटा? ये भेजना है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी लॉन्च अ सैटेलाइट एट दिस रेडियस आर। ये कह रहे हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, 2r हाइट पर भेजना है। अब दो न्यूमेरिकल क्या बन सकते हैं? बिल्कुल एक जैसे लेकिन आंसर अलग। अर्थ का मास m, अर्थ की रेडियस r, एक ऑब्जेक्ट है मास m और ये हाइट है 2r। अब मैं दो क्वेश्चन पूछ सकता हूं, एक बॉडी को अर्थ सरफेस से 2r हाइट तक भेजने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? अर्थ सरफेस से 2r हाइट तक भेजने पर कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? दूसरा, अर्थ सरफेस से, ध्यान से सुनना, 2r हाइट पर उसे सैटेलाइट बनाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? दोनों में अंतर यह है, यहां बॉडी को सिर्फ इतनी एनर्जी देनी है कि वो यहां पहुंच जाए, यहां पहुंचने के बाद उस पर कोई काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ना बचे। लेकिन यहां पर उसे ऑर्बिट में पहुंचने के बाद, क्योंकि ये सैटेलाइट है तो सैटेलाइट को घूमना भी पड़ेगा, और यदि घूमना पड़ेगा तो उससे काइनेटिक एनर्जी की भी जरूरत होगी। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं यदि कहूं सिर्फ बॉडी को यहां तक पहुंचाना है, ऑर्बिट में घुमाना नहीं है, चाहे वो वहां पहुंचकर रुक जाए, वापस गिर पड़े, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बस वो वहां तक पहुंच जाए तो अलग आंसर है। दूसरा, ये अर्थ सरफेस से 2r हाइट तक पहुंचे और फिर अर्थ का चक्कर लगाने लगे, यानी कि सैटेलाइट बन जाए। अब यदि इसे सैटेलाइट बनाना है तो ऑर्बिट में घूमना पड़ेगा, ऑर्बिट में यदि ये घूमेगा नहीं तो अर्थ पर गिर पड़ेगा। घूमता क्यों है? सैटेलाइट को घुमाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी जब उसे खींचती है तो सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि वो घूम रहा है, उसे गिरने से रोकता है। यदि आप घुमाओगे नहीं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा और तब ग्रेविटी खींच लेगी और ये गिर पड़ेगा। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में तुमने यहां से यहां तक भेजा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी -Gmm/r, m1 m, m2 m और डिस्टेंस r। यहां पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी हो गई -Gmm/3r। अर्थ के सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस 2r + r 3r। यहां पर इतनी एनर्जी थी, यहां इतनी एनर्जी चाहिए, इसे काइनेटिक नहीं चाहिए, बस पोटेंशियल चाहिए। तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी दे करके भेजना पड़ेगा? इन दोनों, भाई एक आदमी पे अभी 100 रुपए है, हम चाहते हैं उस पर 150 हो जाए, तो कितने देने पड़ेंगे? दोनों का डिफरेंस 50। इस पर इतनी एनर्जी है पोटेंशियल, हम चाहते हैं इतनी एनर्जी हो जाए, तो कितनी देनी पड़ेगी? दोनों का डिफरेंस। हमेशा फाइनल एनर्जी हाइट वाली एनर्जी में से ये माइनस करना, तो हाइट वाली एनर्जी -Gmm/3r
और बॉटम पर जब वो था तो माइनस जी एम एम अपॉन आर, इनका डिफरेंस, तो इसमें से बेटा जी एम एम अपॉन आर कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस का 1 माइनस का 1/3, तो प्लस का 2/3 बचेगा। ये एनर्जी दे दो तो वो यहां तक पहुंच जाएगा, पहुंचने के बाद घूमेगा नहीं। अब इस वाले में क्या है, ग्राउंड पर एनर्जी उतनी थी माइनस जी एम एम अपॉन आर, ऑर्बिट पे पहुंचने के बाद पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस जी एम एम अपॉन 3r, लेकिन यहां पहुंचने के बाद इसे घूमने के लिए काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए, और सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी एम ई एम अपॉन 2r, यानी फॉर्मूला है जी एम एम अपॉन 2r। अब r क्या है, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है r प्लस 2r यानी कि 3r, तो 2 इंटू 3r। गौर से सुनो, यहां बस इतनी पोटेंशियल मिल जाती तो काम हो जाता, यहां उतनी पोटेंशियल तो चाहिए, घूमने के लिए काइनेटिक भी चाहिए, इसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और यदि काइनेटिक भी चाहिए तो जी एम एम अपॉन 2r, फॉर्मूला तो है जी एम 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 ई एम अपॉन 2r। पहली बात तो इस क्वेश्चन में एम ई को कैपिटल एम कहा गया है, और स्मॉल आर जो होती है अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस। अब अर्थ के सेंटर से यहां तक हो गई r और यहां तक हो गई 2r, तो अर्थ के सेंटर से उसकी डिस्टेंस 3r हो गई। इसे सॉल्व करोगे तो जी एम एम अपॉन 3r तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1/2 माइनस का 1, तो माइनस 1/2 बचेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ऊपर पहुंचने के बाद, और ये काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो यानी दोनों टोटल एनर्जी ये हो गई। अच्छा, चाहते तो आप यहाँ पे सीधे इसका फॉर्मूला लगा सकते थे। ये क्या है, सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी, ये सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी। यदि इन दोनों को जोड़ दे तो आ गई सैटेलाइट की टोटल एनर्जी, लेकिन टोटल एनर्जी का तो सीधे फॉर्मूला था माइनस जी एम ई अपॉन 2r। यदि आप ये ना ये लिखते, ना ये लिखते, सीधे ये लिखते तो भी सही आंसर आता। कैसे, टोटल एनर्जी लिखते माइनस माइनस जी जी, एम ई की जगह कैपिटल एम, स्मॉल एम की जगह स्मॉल एम, 2 की जगह हाफ जो लिखा हुआ है वो 2 है, और स्मॉल आर अर्थ के सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस वो है 3r, तो 3 टू द 6। जैसे चाहे कर लो, चाहे तो काइनेटिक और पोटेंशियल अलग अलग लिख लो, और नहीं तो सीधे टोटल लिख दो। अब इतनी एनर्जी है और ऑर्बिट में घूमने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी है इतनी चाहिए, तो कितनी और देनी पड़ेगी, दोनों का डिफरेंस। हमेशा हाइट वाली एनर्जी में से शुरू की माइनस करना, तो हाइट वाली है माइनस जी एम एम अपॉन 6r, और इनिशियल वाली है माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये हाइट पर जाने के बाद जो एनर्जी चाहिए, ये जो ग्राउंड पे एनर्जी चाहिए, दोनों का डिफरेंस देना पड़ेगा। हमेशा ज्यादा ऊंचाई पे एनर्जी ज्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे कुछ हो, तो हम हमेशा हाइट वाली एनर्जी में से सरफेस वाली एनर्जी या ज्यादा ऊंचाई वाली एनर्जी में से कम ऊंचाई वाली एनर्जी माइनस करते हैं। तो मेरे बेटा जी एम एम अपॉन आर कॉमन आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 माइनस का 1/6, तो बचेगा 5/6। तो ये आंसर सही है या ये सही है। तो यदि सिर्फ आपको ऊंचाई तक भेजना है, ये न्यूमेरिकल एक मास्टर न्यूमेरिकल बन गया। यदि सिर्फ वहां तक भेजना है तो ये वाला सही है, और भेज के ऑर्बिट में घुमाना है तो ये वाला सही है। अब हमारा न्यूमेरिकल जो 34 था वो ये नहीं था, ये था। मैंने दोनों इसलिए बता दिया, कंपैरिजन हो जाएगा। जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप समझ जाओगे कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं, क्या मेरा पर्पस है। एक होता है पहुंचाना और एक होता है पहुंचा के ऑर्बिट में घुमाना। यदि पहुंचाना है तो बस ऊपर जाकर के उससे सिर्फ पोटेंशियल चाहिए, काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, चाहे रुक जाए। लेकिन यदि घुमाना है, सैटेलाइट बनाना है, तो काइनेटिक भी चाहिएगी। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर। बोलो बेटा। सर एक चीज पूछनी थी सर, इसमें तो लेकिन सर इसकी वैल्यू ज्यादा कम दिखेगी सर अगर कैलकुलेट करेंगे सर। बिल्कुल नहीं दिखेगी, आप डिनोमिनेटर देख के कह रहे होंगे कि इसके यस सर R है और इसका डिनोमिनेटर 6r है, यही कह रहे हो। यस सर। माइनस
बाहर माइनस का साइन है, उल्टा कर देता है। पहले बताओ 4 बड़ा है या 8? सर 8 माइनस लगा दो, अब कौन सा बड़ा है? -4। मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है, माइनस लगाने से वो छोटी हो जाती है। हाँ सर। समझ में आ गया? तो यदि ये यस सर। माइनस ना होता तो ये तो सिक्टार है, ये आर है, तो ये छोटा होता। यस लेकिन सर। लग गया इसलिए हो गया बेटा। ठीक ओके है। ठीक। ओके सर। तो बेटा 34 के बाद 35। अच्छा, कल मैं ग्रेविटेशन का भी टेस्ट नहीं ले रहा क्योंकि ग्रेविटेशन पूरा नहीं हुआ। अब अगला टेस्ट तब लूंगा जब ग्रेविटेशन के सारे न्यूमेरिकल और डाउट्स हो जाएंगे। कल और परसों कोई टेस्ट नहीं है। कल और परसों आपको पढ़ाई की वीडियो मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में। और पढ़ाई कौन सी? वो हमारी सबसे बड़ी यूनिट में से एक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो व्हाट्सएप ग्रुप टाइम से देख लेना। ठीक 4:15 बजे मैं आपके पास चलते कर दूंगा वीडियो। लेकिन हाँ, तैयारी करने शुरू कर दो कि टेस्ट अगले हफ्ते हो सकता है बीच में ही हो जाए। जरूरी नहीं कि वीकेंड पे हो। जिस दिन ग्रेविटेशन खत्म होगा, डाउट्स हो जाएंगे, तो बीच में ही ले लूंगा। फिर मैं ये मान के चलूंगा कि आप तैयार कर चुके। अगला क्वेश्चन 35 है, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 30 kg एट ए हाइट 4r फ्रॉम अर्थ। ये है हमारा अर्थ। अर्थ की रेडियस है r, सरफेस से हाइट 4r पे चले गए। यहां पर मैं 30 किलो का मास ला के रख दिया। अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 kg। और ये जो r है जिसे अर्थ की रेडियस कहते हैं वो 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये दोनों तो याद करके डाल दो। एक अर्थ का मास, एक अर्थ की रेडियस। वैसे तो एग्जाम में दिए जाएंगे, ना दिए हो तो आप अपने पास से लिख लो 6 × 10⁻24 kg। तो ये है हमारे अर्थ का मास, ये है अर्थ की रेडियस। वो कह रहे हैं इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताना। सारा खेल फॉर्मूलों का है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -gm1m2/r। अब m1 है अर्थ, me, m2 है ऑब्जेक्ट, m, r जो होता है हमेशा सेंटर से डिस्टेंस होती है। एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर की डिस्टेंस। तो इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, तो r + 4r यानी कि 5r हो गई। इसमें गिवन क्या क्या है? मास ऑफ अर्थ गिवन 30 kg मास गिवन। r की वैल्यू वैसे तो गिवन नहीं तो याद थी, कैपिटल G की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻। तो ये बेटा ये आ जाएगा आपका। सारी वैल्यू रख दीजिएगा और आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा 36। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अर्थ सन सिस्टम? बेटा अर्थ के चारों, वो सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, तो बताइए इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? देख, मैं आपसे पूछूं टोटल एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी अभी समझ जाओगे। टोटल एनर्जी है -g MEM/r। तो तब लगाते हैं जब अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूमती है। MEM की जगह आ जाएगा MS ME। दो भाई, कौन घूम रहा है किसके चारों तरफ? तो सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है। तो सन और अर्थ का मास लोगे, सन का मास MS, अर्थ का मास ME अपॉन r क्या होगा, और 2r ऑर्बिटल रेडियस। फार्मूला सीधे लगा सकते हो। मैंने तभी कहा था सैटेलाइट वाली वीडियो चाहो तो एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि सैटेलाइट के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, वीडियो देख लोगे तो पक्का हो जाएगा। -gMEM/2r हर बार नहीं लिखना है, सन के चारों तरफ अर्थ। ये है टोटल एनर्जी। अब गौर से सुन मेरी बात। जितनी टोटल एनर्जी होती है उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी होती है, बस प्लस साइन के साथ, यानी कि gMSME/2r। यहीं पर जरूरत है एक लेक्चर की कि ये बाइंडिंग एनर्जी है क्या। मेरे बेटा, इनफाइनाइट पर पहुंचाने के लिए जो सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट घूम रहा है
उसको इनफाइनाइट पर पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। यदि मैंने कहा इस सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी 10 जूल है, इसका मतलब है 10 जूल इसे दे दो, ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा सन की ग्रेविटी छोड़ के। यदि मैंने कहा इसकी बाइंडिंग एनर्जी 50 जूल है, तो इसका मतलब इसे 50 जूल एनर्जी दे दो, ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के सैटेलाइट इनफाइनाइट पे चला जाएगा। उतनी एनर्जी मिलने के बाद इनफाइनाइट पे जाएगा। अब इनफाइनाइट पे जाने के बाद टोटल एनर्जी 0 होती है। कोई बच्चा कहे क्यों टोटल एनर्जी इनफाइनाइट पे 0 क्यों होती है? मेरे बेटा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -GMEM/2R। R यदि इनफाइनाइट हो गया, R इनफाइनाइट हो गया तो टोटल एनर्जी 0 आ जाएगी, बशर्ते ये वहां जाकर के रुक जाए। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड अ सैटेलाइट और एनी प्लेनेट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जाके बचे ना, मिनिमम बस इतना दे दो। इस पे मैं लेक्चर बता चुका हूं, मिनिमम का मतलब बचे ना, बस ये यहां पहुंच जाए। यदि यहां पहुंच जाए तो टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो जो एनर्जी किसी को यहां से यहां भेजने के लिए देनी पड़ेगी उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इतनी एनर्जी मिल जाए तो ये इंफिनिटी पे चला जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी टोटल के बराबर क्यों होती है? तो बेटा इस पर कितनी एनर्जी ऑलरेडी है, -GMS/me/2R इतनी है टोटल। इनफाइनाइट पे जाने के बाद कितनी चाहिए? 0। इसे कितना देना पड़ेगा? इनका डिफरेंस। तो 0 माइनस GMS/me/2R ये डिफरेंस देना पड़ेगा। इतनी एनर्जी है, इतनी चाहिए। इनफाइनाइट पे जाने के लिए दोनों का डिफरेंस देना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। GMS/me/2R यानी कि टोटल एनर्जी के बराबर, बस पॉजिटिव का साइन। तो बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है, पॉजिटिव साइन। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड अ सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू इंफिनिटी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड अ सैटेलाइट और प्लेनेट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू इंफिनिटी। वो कम से कम एनर्जी जितनी सैटेलाइट को दे दी जाए और वो अपना ऑर्बिट छोड़ के इंफिनिटी पे चला जाए, वही उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो मेरे ख्याल में बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसे बाइंडिंग एनर्जी कहते क्यों है? क्योंकि इसी एनर्जी ने इसको बांध रखा है। ध्यान से सुनना, इसी एनर्जी ने इसको बांध रखा है। कैसे? एक बात बताओ, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी सैटेलाइट के लिए इनफाइनाइट पे जाना उतना ही मुश्किल होगा। एक बात बताओ, मेरे को मान लो मेरे लिए इन्फिनिटी बॉम्बे है, मान लो सबका इन्फिनिटी अलग है, मान लो मेरे लिए इन्फिनिटी बॉम्बे है। यदि मुझे बॉम्बे जाने के लिए कुछ पैसे जोड़े हैं और मुझे सिर्फ 10 रुपए की कमी पड़ रही है, तो जब मन करेगा मैं बड़ी आसानी से मेरठ छोड़ के बॉम्बे चला जाऊंगा। लेकिन यदि मेरे पास 5,000 रुपए कम पड़ रहे हैं तो मेरे लिए बॉम्बे जाना मुश्किल होगा। यानी जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहां जाने के लिए, उतना उसका जाना मुश्किल हो जाता है। मान लो एक सैटेलाइट को यहां से यहां जाने के लिए 10⁹ जूल एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी उसे कहीं से नहीं मिलने वाली, कोई इंजन उसे इतनी एनर्जी नहीं दे सकता। तो वो कभी भी इस ऑर्बिट को छोड़ के इनफाइनाइट पे जा ही नहीं पाएगी, यानी अच्छी तरह से बंधी रहेगी। और मान लो एक सैटेलाइट को यहां से यहां जाने के लिए सिर्फ 5 जूल एनर्जी चाहिए, तो ये बड़ा अनस्टेबल है। इसे कहीं से भी 5 जूल मिल गए, ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के इंफिनिटी पे चला जाएगा। कई बच्चे कहेंगे मिलेंगे कैसे? अबे एक मीटियोराइट टकरा गया, 5 जूल मिल गए, वो इंफिनिटी पे भाग गया। जिस सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, यानी कि इनफाइनाइट पे जाने के लिए कम एनर्जी की जरूरत है, वो सैटेलाइट भरोसेमंद नहीं होती। कोई भी चीज हल्का सा उसे टकरा करके उतनी एनर्जी दे देगी और वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा इनफाइनाइट पे। लेकिन जिनको अपने ऑर्बिट से इंफिनिटी पे जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, वो अपने ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, निश्चिंत रहो, उन्हें इतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी आसानी से कि वो इंफिनिटी पे चले जाए, तो वो अपने ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। हम क्या चाहते हैं? हमारे सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे वो अपने ऑर्बिट को आसानी से छोड़ के ना जा सके, हमारी रेंज से बाहर ना जा सके।
पता चला मेरे सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी, बस आखिरी बार बोल रहा हूँ, 10 जूल है। अपने ऑर्बिट को छोड़ के इन्फिनिटी पे जाने के लिए सिर्फ 10 जूल चाहिए। तो इस पे भरोसा मत करो। किसी भी दिन रात में सोओगे, सुबह सो के उठोगे कि अरे मीटियोराइट टकराया था, सैटेलाइट तो चली गई। अब हम इतने लाखों करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगा के अपनी सैटेलाइट को स्पेस में भेजते हैं, तो क्या हम ये चाहेंगे कि मामूली सी किसी चीज की टक्कर से वो अपना ऑर्बिट छोड़ के इन्फिनिटी पे भाग जाए और फिर हम उसे कभी ना पकड़ पाए? नहीं चाहेंगे। इसीलिए इस एनर्जी को नाम दिया गया है बाइंडिंग एनर्जी। मोटा मोटी न्यूमेरिकल की बात कही जाए तो एक लाइन जिसने याद कर ली वो न्यूमेरिकल कभी नहीं गलत करेगा। बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर पॉजिटिव होती है। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर पॉजिटिव होती है। बस। तो आपको तो काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल के फॉर्मूले तो याद है ही। टोटल के बराबर पॉजिटिव, यानी कि न्यूमेरिकली डेफिनेशन अलग है, न्यूमेरिकली ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ये मजा आ रहा है मुझे। जो वीडियो आप अलग से पढ़ लेते हो उसी का तो फल है कि हम न्यूमेरिकल पे एक एक पे इतना समय दे पाते हैं। नहीं तो ये न्यूमेरिकल जिस समय मैं कहता कि भाई फॉर्मूला याद कर लो, बाइंडिंग एनर्जी टोटल के बराबर पॉजिटिव है, तो ना आपको मजा आता ना मुझे, समझ में नहीं आता कि ये क्या है। अब अच्छी तरह से समझ गया, दोबारा पूछना है तो बोलो। तो ये आपका 36 न्यूमेरिकल हो गया। अब मैं भेज रहा हूँ वीडियो, अभी आप भागेंगे नहीं, लाइव रोक रहा हूँ, वीडियो भेजूंगा। और क्योंकि आज समय कम बच गया, 5 तो अभी बच गए, तो मैं आपको करीब 30 मिनट से कम की वीडियो भेजूंगा। 5:30 तक आप पढ़ते रहिए और फिर इसके बाद कल भी 4:15 बजे आपको वीडियो मिलेगी और संडे को भी मिलेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को थोड़ा सा बढ़ाना है, जिस उसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, उसमें तो इस चैप्टर से भी 3 गुना न्यूमेरिकल है, 4 गुना बल्कि। तो ठीक है, उसके लिए समय ऐसे ही निकालेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके बेटा।